हिस्सा है, इसीलिए इसे Z1 ट्रस कहा जाता है। स्टेशन के ज्यादातर पार्ट्स स्पेस शटल से लाए गए, पर सभी नहीं। चलिए शुरुआती कंस्ट्रक्शन पर नजर डालते हैं। 1998 में जारिया से शुरू हुआ, जिसे प्रोटॉन रॉकेट से लॉन्च किया गया। फिर यूनिटी, यह इस स्पेस शटल द्वारा लाया गया पहला हिस्सा था। फिर ज़्वेज़दा सर्विस मॉड्यूल को प्रोटॉन रॉकेट से लॉन्च किया गया। Z1 और PMA-3 को फिर स्पेस शटल द्वारा जोड़ा गया। Z1 मुख्य ट्रस का हिस्सा नहीं है, पर फिर भी यह कंस्ट्रक्शन के शुरुआती स्टेज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। Z1 के इंस्टॉल हो जाने के बाद एस्ट्रोनॉट स्टेशन पर स्थायी रूप से रहने लगे। वे आमतौर पर स्टेशन पर लगभग 6 महीने बिताते हैं, जिसके बाद एक और क्रू उनकी जगह लेने आता है। ध्यान दें कि स्टेशन पर कभी-कभी दूसरे विजिटिंग स्पेसक्राफ्ट भी आते हैं, जो नए क्रू मेंबर्स और सप्लाईज लाते हैं। अब इस पॉइंट पर हम मुख्य ट्रस स्ट्रक्चर बनाना शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो में हम ये दिखाने के लिए कई स्पेस शटल मिशन से गुजरेंगे कि ये कैसे काम करता था, और आखिरी वाले में कुछ सबसे बड़ी समस्याएं थी। STS-97 से शुरू करते हैं। यह मिशन ट्रस का पहला बड़ा हिस्सा लेकर आया। दिसंबर 2000 में STS-97 मिशन हुआ। याद रहे कि STS का मतलब है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। नासा स्पेस शटल की उड़ानों को ऐसे ही नंबर देता था। यह स्पेस शटल एंडेवर है। P6 ट्रस सेगमेंट पेलोड बे के अंदर देखा जा सकता है। P6 स्टेशन के पोर्ट साइड का सबसे आखिरी हिस्सा है, लेकिन चूंकि यह पहला ट्रस पीस था, इसे अस्थायी रूप से Z1 पर लगाया गया था। अब जब वे ट्रस के हिस्सों को जोड़ते हैं तो मैकेनिज्म्स एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग तरह के भी होते हैं। चिंता न करें, आपको ये एक्रोनियम्स याद रखने की जरूरत नहीं। आखिरी वाले से शुरू करते हैं। रॉकेट डाइन ट्रस अटैचमेंट सिस्टम। इसका इस्तेमाल सबसे पहले P6 को Z1 से जोड़ने के लिए हुआ था। इसके दो साइड होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। आप मैचिंग कप्स और कोन्स देख सकते हैं। दोनों साइड एक दूसरे में ठीक से फिट हो जाते हैं, और फिर बीच में कैप्चर लैच इसे अपनी जगह पर सिक्योर कर देता है। इन सब के होने से पहले क्रू को P6 को पेलोड बे से बाहर निकालना था। शटल के रोबोटिक आर्म को कैनाडाम कहते हैं, और हाँ, इसे हमारे कनाडाई दोस्तों ने बनाया। इसे ऑर्बिटर के अंदर से एक एस्ट्रोनॉट द्वारा ऑपरेट किया जाता था। जैसे ही दोनों सेगमेंट्स एक साथ आए, एस्ट्रोनॉट्स ने अलाइनमेंट कंफर्म किया और टूल्स का इस्तेमाल करके कैप्चर लैच को बंद किया, और फिर ट्रस को मजबूती से लॉक करने के लिए 4 स्ट्रक्चरल बोल्ट्स कसे। फिर एस्ट्रोनॉट्स ने पावर, डेटा और कूलिंग लाइंस जोड़े। उन्होंने स्टेशन ठंडा करने के लिए रेडिएटर्स भी डिप्लॉय किए। फिर जुड़वा सोलर अरेज को डिप्लॉय करने का समय था। हर साइड 33 मीटर लंबा है, लेकिन स्पेस में लॉन्च के लिए उन्हें बिल्कुल आखिर में फोल्ड किया गया था। फिर उन्हें बाहर घुमाने का समय था, और अरेज को खास ब्लैंकेट बॉक्सेस के अंदर स्टोर किया गया था। जब पहला अरे खुलना शुरू हुआ तो कुछ पैनल्स एक दूसरे से चिपक गए। कुछ सेक्शंस अचानक से अलग हो जाते, जिससे पूरे अरे में एक लहर सी दौड़ जाती। इससे असल में बेस पर लगी टेंशन केबल्स ढीली हो गई, जिसका मतलब हो सकता था एक ढीला ढाला सोलर अरे। इससे बरसते हुए स्टेशन को बहुत खतरा हो सकता था। इसीलिए नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक पर भेजा, ताकि वे उन्हें फिर से जोड़ सकें, और अरे को सावधानी से उसकी पूरी लंबाई तक खोला। दूसरे अरे के लिए उन्होंने बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला किया। तरकीब यह थी कि वे बीच बीच में रुकते रहे, ताकि सूरज की रोशनी पैनल्स को गर्म कर सके। स्टेशन को पावर का पहला बड़ा सोर्स मिल गया था, लेकिन यह आखिरी बार नहीं था जब P6 ने मुश्किलें खट्टी की। कुल मिलाकर 37 शटल मिशंस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए। उन उड़ानों में से 10 ने ट्रस असेंबल किया। ट्रस सेगमेंट्स को यूनाइटेड स्टेट्स के कई अलग अलग शहरों में बनाया गया था। ज़्यादातर स्पेस स्टेशन कंपोनेंट्स की तरह उन्हें अंतिम प्रोसेसिंग और लॉन्च की तैयारियों के लिए फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर भेजा गया। आप शायद व्हीकल असेंबली बिल्डिंग VAB से परिचित होंगे। यहीं पर नासा के लिए रॉकेट्स असेंबल किए जाते हैं। इससे कई मील दक्षिण में स्पेस स्टेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी है। 2000 के दशक की शुरुआत में ज्यादातर स्पेस स्टेशन पार्ट्स इसी बिल्डिंग में प्रोसेस हुए थे। यह हर तरह के पार्ट्स और इक्विपमेंट से भरी थी। आप कई ट्रस सेगमेंट्स और प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स को स्टेशन पर लॉन्च होने का इंतजार करते देख सकते हैं। जब वे स्पेस में भेजे जाने के लिए तैयार हो जाते तो उन्हें पेलोड कैनिस्टर में लोड किया जाता था, और फिर दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, और दूसरी बिल्डिंग में इसे धीरे धीरे वर्टिकल पोजीशन में घुमाया जाता था, और फिर यह धीरे धीरे लॉन्च पैड की ओर बढ़ता था। यह रोटेटिंग सर्विस स्ट्रक्चर है। कैनिस्टर को ऊपर उठाया जाता और पेलोड को ट्रांसफर किया जाता, और फिर स्ट्रक्चर घूमकर शटल के पास आ जाता। फिर पेलोड को ऑर्बिटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता था। अगले मॉड्यूल्स को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं।
2002 में 3 शटल मिशंस बर्थडे ट्रस्ट बैकबोन को बनाना शुरू करने के लिए समर्पित थे। S0 पहला होगा। इसे अप्रैल 2002 में STS-110 के दौरान जोड़ा गया। स्पेस शटल अटलांटिस का उपयोग करके। याद रहे, T6 ट्रस अस्थायी रूप से लगा था, पर S0 ट्रस स्थायी रूप से इंस्टॉल है। इसे बाकी ट्रस को सहारा देने के लिए डिजाइन किया गया है। भारी सामान उठाने के लिए कैनाडार्म 2 का इस्तेमाल किया। ये एक रोबोटिक आर्म है जो शटल पर लगे कैनाडार्म जैसा ही था, लेकिन थोड़ा ज्यादा मजबूत। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कुछ भी डैमेज ना हो। S0 को US डेस्टिनी लैब के ऊपर लगाया गया। उन्होंने जिस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया उसे मॉड्यूल टू ट्रस सेगमेंट अटैचमेंट सिस्टम कहते हैं। एक्टिव साइड में 4 अलाइनमेंट गाइड और एक कैप्चर लैच होता है। पैसिव साइड में मैचिंग इंटरफेस बार्स और एक कैप्चर बार मौजूद होते हैं। कैनाडार्म 2 ने इसे धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से अपनी सही पोजीशन में लाया। पहले उन्होंने इसे लैच किया, फिर इसे सुरक्षित करने के लिए 4 बोल्ट कसे। उन्होंने मजबूती के लिए कई स्ट्रट्स जोड़े। S0 में एक मोबाइल ट्रांसपोर्टर शामिल था जो रेल्स पर चलता है। अगली शटल फ्लाइट में उन्होंने मोबाइल बेस सिस्टम जोड़ा। ये कैनाडार्म 2 को अलग अलग लोकेशंस पर जाने में सक्षम बनाता है पूरे ट्रस पर। अगला ट्रस सेगमेंट S1 था। यह अक्टूबर 2002 में हुआ। मोबाइल बेस सिस्टम S0 के बिल्कुल आखिर में चला गया। फिर कैनाडार्म 2 शटल पेलोड बेस से S1 को पकड़ DH सकता था। इस तरह के ऑपरेशंस को पूरा होने में घंटों लगते थे। एस्ट्रोनॉट्स डेस्टिनी मॉड्यूल के अंदर से मूवमेंट को कंट्रोल करते थे। ट्रस सेगमेंट्स को जोड़ने के लिए नासा ने सेगमेंट टू सेगमेंट अटैचमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा हमने पहले देखा है। इसमें कई अलाइनमेंट कप्स और कोन्स हैं, साथ ही 4 मोटराइज्ड स्ट्रक्चरल बोल्ट्स भी हैं। इस बार एक्टिव साइड पूरी तरह से पावर्ड है। एस्ट्रोनॉट्स को मैन्युअली कैप्चर लैच और बोल्ट्स को ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्टॉल होने के बाद S1 को कई स्पेस वॉक्स के दौरान पूरी तरह से ऑनलाइन लाया गया और ठीक 1 महीने बाद P1 ट्रस सेगमेंट को इंस्टॉल किया गया। इनमें से हर सेगमेंट में 3 बड़े रेडिएटर्स होते हैं जो ऑर्बिट में पहुंचने पर खुल सकते हैं। ये रेडिएटर्स स्पेस के वैक्यूम में गर्मी को बाहर निकालते हैं। इनके बिना स्टेशन ओवरहीट हो जाएगा। असेंबली के इस स्टेज पर हर साइट पर केवल एक रेडिएटर की जरूरत थी। फरवरी 2003 तक कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा चल रहा था। ये एक साइंस मिशन था जो स्पेस स्टेशन पर नहीं गया था। मिशन के अंत में उन्हें नहीं पता था कि हीट शील्ड बुरी तरह से डैमेज हो गया था। एटमॉस्फेयर में रीएंटर करते ही स्पेस शटल कोलंबिया तबाह हो गया। 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए। नासा ने लगभग 3 साल तक स्पेस शटल उड़ाना बंद किया, जब तक इसे दोबारा होने से रोकने का तरीका नहीं मिला। इस दौरान सोयूज स्पेसक्राफ्ट ही स्पेस स्टेशन तक आने जाने का एकमात्र तरीका था। जब शटल मिशंस आखिरकार फिर से शुरू हुए तो स्पेस शटल में नए सेफ्टी अपग्रेड्स थे, जिसमें ऑर्बिटर बूम सेंसर सिस्टम या OBSS भी शामिल था। इसे शटल पर लगे कैनाडार्म को एक्सटेंड करने के लिए डिजाइन किया गया था। फिर वे नीचे स्कैन करके देखते थे कि हीट शील्ड में कोई डैमेज तो नहीं है। इस बूम ने बाद में ट्रस के सबसे मुश्किल रिपेयर्स में से एक में अहम भूमिका निभाई। On sensitivity protection